वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएससी सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जिसने जो बात बोली है उसी को वो बात प्रूफ करना पड़ेगा। किसके ऊपर प्रूफ का बर्डन पड़ेगा। सबसे पहला सेक्शन जो है वो 104 है, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है इसको डिस्क्राइब करता है कि अगर जिसको भी ये डिज़ायर है कि कोर्ट कोई जजमेंट दे किसके फेवर में, उसके फेवर में किसी लीगल राइट के किसी लाइबिलिटी पे, जो क्या दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट दिखा रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्ट है और इस फैक्ट को हम कोर्ट में प्रूव करना चाहते हैं, तो उस बंदे को जो ये चाहता है कि कोर्ट उसको जजमेंट दे उस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है और यही ये सेक्शन कहता है। एक बार इसको रीड करते हैं। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। तो जो कोर्ट में ऐसा फैक्ट दिखाता है कि उसको ये इसके ऊपर कोई जजमेंट चाहिए, तो उसी को ये बात प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका इलस्ट्रेशन देखिए। ए डिज़ायर्स अ कोर्ट टू गिव अ जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम। अगर ए ये चाहता है कि कोर्ट जो है पनिशमेंट दे, जजमेंट दे बी को कि उसने कोई क्राइम किया है इसके ऊपर, तो इसको किसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो ए को ये बात प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या बी ने क्राइम किया है। अगर ये प्रूफ कर देता है तो बी को सज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसका 105, ये बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे लाई करता है। जैसे हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा रहा है अक्यूज़ के ऊपर, उसको प्रूफ करना होगा कि उसने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है। ठीक है, ये समझ आ गया। और ये भी एक कंसेप्ट है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसको, प्रोसिक्यूशन को क्लियर कट प्रूफ करना पड़ेगा अपने बात को, तभी एक अक्यूज़ को सज़ा होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है 105, ये जो है ना, इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कभी शिफ्ट नहीं करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं करता है, नो। ठीक है, लेकिन जो एक और टर्म होता है ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है, ये शिफ्ट करता है। ठीक है, कि आज अक्यूज पे है प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो कल को प्रोसिक्यूशन पे शिफ्ट कर जाएगा, या प्रोसिक्यूशन पे है वो कल को अक्यूज पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको ओनर्स ऑफ प्रूफ कहते हैं। ये ओनर्स ऑफ प्रूफ मैं क्यों बताई आप लोग को, क्योंकि जो 105 है ये ओनर्स ऑफ प्रूफ का ही बात करता है कि कब जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करेगा तो कब वो शिफ्ट करेगा। और ये जो 105 का सेक्शन है इसी को हम लोग फेलियर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों इसको फेलियर टेस्ट कहते हैं वो अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब समझ आएगा इसको क्या कहते हैं, फेलियर टेस्ट। इस सेक्शन में क्या बात करता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी भी सूट का या प्रोसीडिंग का, तो किस पे वो लाई करेगा, जो फेल हो जाएगा, हु वुड फेल इफ़ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन आइदर साइड। अगर दोनों साइड में से दो पार्टी होती है, एक प्लेंटिव है एक डिफेंडेंट है, दोनों पार्टी में से किसी ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया अगर, तो कौन केस हारेगा, कौन फेल होगा उसमें, तो जो केस हारेगा एविडेंस देने पे उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए। ए sues B for land of which B is in a possession। ए ने बी को एक ज़मीन के लिए
शो किया जिसके में वो पोजीशन था, बी के पोजीशन में था। ए ने ये कहा कि वॉज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी बीज फादर। ए ने ये कहा कि जो विल है सी का, जो कि बी के फादर है, उसने वो ज़मीन उसको दी है जिस पे बी रह रहा है, तो वो ज़मीन बी के फादर ने ए को दी है, ऐसा ए का कहना है। तो अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता है दोनों बात का, तो इस केस में फिर कौन, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होगा, कौन हारेगा? बेसिकली अगर ए कह रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, बी के फादर ने मुझे अपने विल में लिख करके दिया था, तो ये बात को तो ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई कर रहा है। इसमें एक चीज़ है, इसको फेलियर टेस्ट से इसलिए याद रखना है कि जिस भी केस में अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एविडेंस नहीं देता है तो फिर कौन हारेगा? जो हारेगा उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 106 है, जो कि बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्टिकुलर फैक्ट का किसके ऊपर होगा? तो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर कोई पर्सन चाहता है कि कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव करे, क्या लिखा है यहाँ पे? पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, हर चीज़ फैक्ट है, ये हम लोग पढ़े हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट है और कोई पर्सन चाहता है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे कोर्ट बिलीव करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे लाई करेगा जो वो पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना चाहता है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी लॉ ने ये कहा गया हो कि नहीं, वो पर्टिकुलर कोई और पर्सन जो है उस मतलब वो फैक्ट प्रूफ करेगा, ठीक है, मतलब ऐसे तो उसी पर्टिकुलर जो चाहता है कि वो उसका एग्जिस्टेंस पे कोर्ट बिलीव करे उसी को प्रूफ करना है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे एक है कि अगर लॉ चाहता है कि कोई और पर्सन उसको करे तो फिर वहाँ पे ये एक्सेप्शन का केस है, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन जो है वो ये बात करता है, ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। अब ए ने क्या किया, बी को इल्ज़ाम लगाया उस पर कि उसने चोरी की है। अब वो चाहता है ए कि बी ये बात, मतलब कोर्ट ये बात माने कि बी ने एडमिशन किया है सी से। तो यहाँ पे प्रूफ किसको करना होगा? यहाँ पे ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उसने चोरी की थी, उसने इस बात को एडमिट किया है सी से, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो कि है 107, जो कि बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अब इसका मतलब क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट। यहाँ पे ना दो फैक्ट के बात हो रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका पता करना है? एक ऐसे फैक्ट का जिसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रूफ किया जाए, किस लिए? ताकि एक दूसरे फैक्ट पे एविडेंस दिया जा सके। यहाँ पे जो है ये है फैक्ट 1 और यहाँ पे जो है ये है फैक्ट 2। तो अगर बर्डन ऑफ प्रूफ को ये पता करना है एक फैक्ट 1 का कि इसके बारे में, तो उसको फैक्ट 1 को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है फैक्ट 2 को, फैक्ट 2 पे एविडेंस देने के लिए, फैक्ट 2 को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल में है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अगर किसी पर्सन को, किसी बंदे का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा कि वो डेथ हुआ है उस पर्सन का, ये प्रूफ करना होगा। डाइंग डिक्लेरेशन आप लोग को समझ आ रहा है ना? मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब जो पर्सन का डेथ हो गया है लेकिन डेथ होने से पहले उसने जो भी स्टेटमेंट कहा है उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उसके मरने से पहले के स्टेटमेंट हम लोग तब देखेंगे ना जब वो मरेगा, तो पहले तो वो मरा है ये बात प्रूफ करना होगा, और जब ये पता चलिए कि हाँ उसका डेथ हो गया है तब हम लोग वहाँ पर उसका डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो 107 जो है वो इसी चीज़ का बात करता है, ठीक है। जैसे इसका सेकेंड इलस्ट्रेशन, इसका इलस्ट्रेशन भी यही है डाइंग डिक्लेरेशन वाला। और सेकेंड इलस्ट्रेशन बात करता है कि अगर किसी को ये प्रूफ करना है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस्ट है, ठीक है, मतलब अगर उसको सेकेंडरी एविडेंस देना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, तभी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो उसमें कि डॉक्यूमेंट खोया है इस बात को तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन 108, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज कम विद इन एक्सेप्शंस। मतलब अक्यूज पर्सन, जो हम लोग बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं, या फिर कोई भी एक्सेप्शन सेक्शन में जो होते हैं, जैसे मर्डर वगैरह में बहुत सारे एक्सेप्शन भी थे, तो ऐसा कोई भी अक्यूज़ जो है वो खुद को ये दिखाना चाहे कि मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन या कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन किसके, बीएनएस के अंदर आ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, मैं तो पागल, कोई इंसान अपने आप को बता रहा है कि मैं तो इंसान हूँ, मेरे जनरल एक्सेप्शन में केस आ रहा है, तो वो पागल है, ये बात कौन प्रूफ करेगा? कौन प्रूफ करेगा बताइए आप लोग? ये बात वो पर्सन खुद ही को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वो इंसान है, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। ये बात अक्यूज़ को ही प्रूफ करना होगा, ठीक है। नहीं तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट पहले से यही प्रिज्यूम करेगा कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं, उसने ये क्राइम जानबूझ के ही किया। लेकिन अगर ये बात अक्यूज़ चाहता है कि कोर्ट माने कि वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, जैसे कि इंसैनिटी हो गया और भी अदर सडन ग्रेव प्रोवोकेशन, बहुत सारे जनरल एक्सेप्शंस हैं, तो वो सारे जनरल एक्सेप्शन में आए, या मर्डर के कोई एक्सेप्शन के केस में आए, या बाकी भी जो भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन बीएनएस में दिया हुआ, तो उसमें है, तो अक्यूज़ को ये बात खुद ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट जो है ये मान के चलेगा कि अक्यूज़ क्या है, अक्यूज़ जो है वो क्रिमिनल ही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, उसने जानबूझ के किया, ऐसे ही मान के चलेगा वो, इसलिए अक्यूज़ को प्रूफ करना होगा। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन भी हम लोग देख सकते हैं। ए जो है वो अक्यूज़ है मर्डर का, और वो अब अपने आप को क्या दिखाना चाहता है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वो पागल है, ठीक है। कि उसने मर्डर करने से पहले ये नहीं समझा कि वो क्या काम कर रहा है, तो कि वो पागल है, ये बात ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ए कैसे प्रूफ करेगा? उसका वकील प्रूफ करेगा, जो भी उसके थ्रू केस लड़ रहा है वो प्रूफ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 109 है, जो कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज है। मतलब ऐसे फैक्ट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की ही नॉलेज में है। जैसे मैंने आपको कोई बात बताया कि कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ना कि रेलवे टिकट का, कि मैंने रेलवे टिकट ख़रीदा है या फिर नहीं ख़रीदा है, ये कौन बता सकता है? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। मैंने ख़रीदा है तो सिर्फ मैं ही जान रही हूँ कि मैंने ख़रीदा है या नहीं। तो अगर किसी फैक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ही नॉलेज में है, उसके अलावा और वो कोई नहीं जानता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर रहेगा। बहुत सिंपल से बात। जैसे अगर मैं आपसे कोई बात शेयर करती हूँ तो वो सिर्फ आपको ही पता है, क्योंकि मैंने आपको ही बताया है, ठीक है। तो वो और तो कोई नहीं जानेगा, तो फिर वो आपको ही, अगर आप वो बात कह रहे हैं तो आपको ही वो प्रूफ करना होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम लोग देखे थे रेलवे टिकट वाला, कि ए ने ये चार्ज है के ऊपर, क्या वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है, तो अब ये तो उसी को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि उसके पास टिकट था कि नहीं था। समझ आ गया? ये सेक्शन बहुत सिंपल है, ये सारा सेक्शन, पर इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों से अच्छे से समझना है ना। नेक्स्ट सेक्शन जो कि बात करता है burden of proving death of person known to have been alive within 30 years। मतलब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या जो इंसान है वो ज़िंदा है या मर गया है, अ मैन इज़ अलाइव और डेड। और ये बात शोन हो रहा है कि ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, मतलब पिछले पास्ट 30 सालों से तो वो अलाइव है। तो वो जो पर्सन ये कह रहा है, जो क्वेश्चन ये उठाया है कि नहीं वो पर्सन डेथ हो चुका है, वो पर्सन मर चुका है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। जो अफर्म कर रहा है, ये वर्ड है ना, हु अफर्म इट, तो जो ये कह रहा है कि वो मर चुका है, तो उसी को ये बात प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो मर चुका है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट इन इशू ये है कि वो ज़िंदा है या नहीं है। तो
पर एक फैक्ट ये भी कि पिछले 30 सालों में उसे ज़िंदा पाया गया है। हो सकता है वो अभी मर गया हो, तो उसका मरने का डेथ सर्टिफिकेट या किसी भी अदर तरीके से उसको प्रूफ करना पड़ेगा जो ये कह रहा है कि वो मर गया, वरना कोर्ट क्या मान के चलेगा? कोर्ट ये मान के चलेगा वो ज़िंदा है, आपको प्रूफ करना होगा कि वो मर गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक जो जॉली एलएलबी मूवी था उसमें एक सीन था ना कि उसका किसी पर्सन को वो मरा हुआ साबित कर रहे थे कि वो मर चुका है, तो उसको ज़िंदा दिखाने के लिए उसने किया था, मतलब पुलिस वगैरह से बदतमीज़ी, और उसको पकड़ के ले गए थे, उसके एफआईआर लॉज हो गया था। तो ये तो पता चल गया कि कम से कम वो ज़िंदा है, वो फिर डेथ वो साबित नहीं हुआ। तो इस तरीके से वैसे ही कुछ सीन है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, हाँ। नेक्स्ट जो है, पता है आप लोग जैसे लॉ हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको आप जितना अपने रियल लाइफ से आप कनेक्ट करोगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे हम लोग मूवीज़ से, या फिर जो होता है मूवीज़ में सब चीज़ सही नहीं होता, बट हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हैं अगर आप उसको इस कंसेप्ट से देखें, मतलब इस माइंडसेट के साथ देखें जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज़ अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हियर्ड फॉर द 7 ईयर्स। जो मैंने अभी पहले आपको सिनेरियो जॉली एलएलबी वाला बताया, मेरे को याद नहीं कि कौन सा पार्ट में था, जो भी था, तो वो एक्चुअली इस सेक्शन में अप्लाई करेगा। इस सेक्शन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन भी यही है सेम टू सेम कि इंसान ज़िंदा है या मर चुका है, लेकिन ये बात है कि 7 सालों तक उसका कुछ अता पता नहीं है। हम लोग बीएनएसएस में पढ़े थे कि अगर 7 साल तक किसी भी पर्सन के ज़िंदा होने का कोई खबर नहीं होता है तो उसको फिर लॉ क्या मान लेती है, उसको फिर डेथ मान लेती है लॉ। तो उसका 7 साल तक कुछ अता पता नहीं है। तो जो बंदा ये कह रहा है कि वो पर्सन ज़िंदा है, जो ये अफर्म कर रहा है, जो ये बात कह रहा है, उसी को ये बात प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ज़िंदा है। अगर वो ज़िंदा है तो आप प्रूफ कर दे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस उसका उल्टा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 112, जो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पर्सन जो है क्या वो पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का उनके बीच में रिश्ता है। क्योंकि वो लोग वैसे ही शो हो रहा था, मतलब वो लोग ऐसे ही रह रहे थे। मतलब जब फैक्ट एंड इशू ये है कि 2 पर्सन आपस में पार्टनर है, या उनके बीच में क्या रिश्ता है, लैंडलॉर्ड या टेनेंट का रिश्ता है, या फिर प्रिंसिपल या एजेंट का रिश्ता है, और ये शो हो रहा है, ये दिख रहा है, और लोग उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट दे डू नॉट स्टैंड or have ceased to stand to each other in those relationship is on the person who affirms। तो ये जो कह रहा है ना कि नहीं वो लोग पार्टनर्स नहीं है, या वो लोग लैंडलॉर्ड या टेनेंट नहीं है, या उनके बीच में वो रिलेशन नहीं है, ऐसा जो कह रहा है, तो जो ऐसा कह रहा है उसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो कह रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ का एक ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जो बात कहता है उसी को वो बात प्रूफ करना। अगर आप कह रहे हो कि मैं क्रिमिनल हूँ, तो आपको ये बात प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे ही होगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फैक्ट एंड इशू किसका होगा? पर्सन के ओनरशिप पे होगा। अब ओनरशिप किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, कुछ मतलब किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी हो या किसी भी चीज़ का, कोई भी मटेरियल का ओनरशिप का बात हो रहा है कि उसके पोजीशन में है या नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? अब तक तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। जो ये बात कहेगा कि वो उसका ओनर नहीं है, उसी के ऊपर क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन अ रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये सेक्शन जो है ना ये बात कर रहा है कि क्वेश्चन जब गुड फेथ पे हो बिटवीन द पार्टीज़ के बारे में बात कर रहा हो कि हाँ कोई 2 पर्सन है आपस में, क्या वो एक दूसरे के लिए गुड फेथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बर्डन तो ये किस
पे होगा, ये उस पार्टी पे होगा जो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस के पोजीशन पे हो, ठीक है। जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ये सेक्शन जो है ना वो ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस जहाँ ज़्यादा हो उसका बात कर रहा है। जैसे कि गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज़ एन क्वेश्चन, ठीक है, कि एडवोकेट पे सेल्स क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में गुड फेथ के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है गुड फेथ का किस पे रहेगा, एडवोकेट के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस है, ठीक है। सर्टेन ऑफेंसेस से प्रिजम्पशन, ये सेक्शन ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार हेडिंग वाइज देख सकते हैं, ऐसा उतना नहीं है कि इसमें प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है, ठीक है, कि कोई स्पेसिफिक क्राइम जो है, कोई ऑफेंस जो है अक्यूज ने कमिट किया है कि नहीं, उसको लेकर के प्रिजम्पशन माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि बात करता है, ये जो 116 है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। अगर कोई भी बर्थ हो रहा है किसमें, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ वैलिड मैरिज में, ठीक है, बिटवीन अ मदर एंड अ हस्बैंड, और यहाँ पे जो डेट दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद इन 280 डेज आफ्टर इस डिसोल्यूशन। अगर वो मैरिज ख़त्म हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है उनके बीच में, और उसके विद इन 280 डेज़ के अंदर कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है, तो वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो बच्चा जो है उस पर्सन का लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है। अनलेस यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि पार्टी ये दिखा दे कि मैरिज के बाद उसका कोई एसेस ही नहीं था, नो एसेस टू ईच अदर, मतलब वो लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं है उतने टाइम के लिए। अगर पार्टी ये प्रूफ कर दे कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो इतना टाइम, जो टाइम लिमिट दिया है उस तक मिले ही नहीं है, मैरिज तो था पर एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तब वो अलग बात है। लेकिन ऐसे अगर कोई भी बच्चा बॉर्न हो रहा है इतना डेज़ के अंदर, तो क्या होगा, उसको वैलिड मैरिज का कंक्लूसिव, मतलब लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउरी एक्ट में भी इसका है, और बीएनएस में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो डाउरी के चलते सुसाइड वगैरह का रहता है केस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि क्या जो सुसाइड है वो क्या उसके हस्बैंड या इन लॉज के चलते हुआ है, क्या अबेटेड किया गया है हस्बैंड के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें कंडीशन ये है कि वो सुसाइड कितने दिनों में होना चाहिए। तो वो सुसाइड जो है शादी के 7 सालों के अंदर ही होना चाहिए। शादी के डेट से अगर 7 सालों के अंदर किसी का डेथ हो रहा है, ठीक है, और ये पता चलता है कि वो हस्बैंड जो है और उसका जो रिलेटिव है उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं, तो ये कोर्ट मान लेगा कि वो सुसाइड जो है वो क्या है, क्रुएल्टी के बेसिस में उसके साथ किया गया है, इस बात को वो मान लेगा। और यही डाउरी डेथ का भी कंसेप्ट सेम यही रहता है, ठीक है, और यही क्रुएल्टी का भी कंसेप्ट है बीएनएस में, ठीक है, समझ आ गया ये। हाँ, डाउरी डेथ में डिफरेंस बस ये रहता है कि वहाँ पर जो रिलेटेड टू डाउरी, जो क्रुएल्टी होता है ना वो रिलेटेड टू डाउरी होता है, तो सिमिलर है, ठीक है, सेम नहीं है, ये क्रुएल्टी है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दी। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन है डाउरी डेथ का, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। क्या प्रिजम्पशंस होगा कि अगर डाउरी डेथ माना जा रहा है किसी वुमेन का, तो बिफोर हर डेथ ये देखा जाएगा क्या वो क्रुएल्टी और हरासमेंट में थी विद द डिमांड ऑफ डाउरी। ये फर्स्ट सेक्शन से यही चीज़ उसको अलग करता है कि डाउरी डेथ अगर होगा तो वहाँ पे डिमांड ऑफ डाउरी शो होना चाहिए, ठीक है, तो वो डाउरी डेथ में होगा, जो कि सेक्शन 8 और बीएनएस में है अभी, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। यहाँ पे भी कुछ सर्टेन फैक्ट के एग्जिस्टेंस में कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। जैसे क्या कहती है कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपन
रिगार्ड बीइंग दैट द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, मतलब ऐसे केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम करेगी जो कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट में है, या फिर ह्यूमन कंडक्ट में, या पब्लिक या प्राइवेट बिजनेसेस में है पर्टिकुलर केस के। मतलब अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये कॉमन काउज है, नेचुरल इवेंट है, कोई ह्यूमन कंडक्ट है और पब्लिक और प्राइवेट बिजनेसेस का पार्ट है, तो वैसे फैक्ट को भी कोर्ट क्या करेगी, प्रिज्यूम करेगी। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही दे रही हूँ। A man who is in possession of a stolen good soon after the theft is either the thief or the received or has received the goods knowing them to be stolen। ठीक है, अगर मैन जो है उसके पास स्टोलन गुड उसके पास से, एक आदमी के पास से पाया गया है, तो कोर्ट क्या मानेगी, या तो उसने चोरी किया है या उसने चोरी के सामान को रखा है ये जानते हुए कि वो चोरी के सामान है। ठीक है, अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन, अगर उसके पोजेशन का वहाँ पे बात किया जाएगा, तो अगर उसके पास से मिलेगा तो फिर तो होगा ही ना, वही मानेगी कोर्ट, यही दो फैक्ट को मानेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करती है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप की बात कर रही है कि यहाँ पर क्या प्रिज्यूम करेगी, तो जहाँ पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज को प्रूफ करना है, और क्वेश्चन यहाँ पे कंसेंट का आता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं ये कंसेंट वाला बात, कि अगर जो भी रिलेटेड रहता है, रेप से रिलेटेड रहता है, वहाँ पे कंसेंट वाला बात रहता है, तो उस पर एविडेंस दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसका यहाँ पे कंसेंट नहीं था, उस पर कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अब उसका पास्ट एक्सपीरियंस या फिर ये कहना कि उसके कैरेक्टर का एविडेंस, ये सब कुछ नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ये सिंपली प्रिज्यूम करेगी कि उसका कंसेंट नहीं था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चैप्टर स्टॉपल है नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।